इसलिए कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके विद्यार्थियों के बीच में आकर के अपने जो भी वक्तव्य है उसको दे सकूं। इसके साथ साथ जो हमारे नोडल अधिकारी हैं इस कार्यक्रम पे, डॉक्टर सर्वेश कुमार राय जी और श्री नवल जी, आप लोगों का भी आभार आमंत्रित करने के लिए कि जो ये आज का हमारा सेशन ये चल रहा है शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन में नवाचार NEP 2020 के विशेष संदर्भ में जो आज का टॉपिक रखा गया है, इसके बारे में आमंत्रित किया गया है मुझे बोलने के लिए। और इसके साथ साथ आप लोगों का विशेष स्वागत है जो कि भावी शिक्षक होने वाले हैं। आपके हाथ में भारत का भविष्य है। बात आज करनी है मूल्यांकन की और मूल्यांकन में नवाचार की, और विशेष संदर्भ लेना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। तो सबसे पहले जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है। कुछ जब भी आप लेसन प्लान बनाते होंगे अपने टीचिंग के लिए तो सबसे पहले आप उसमें सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य लिखते होंगे। तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस क्लासरूम में जाने की जो बात कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, हम क्या अपेक्षा करते हैं कि इस टीचिंग प्लान को कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थियों में किस तरह का बदलाव हम देख पाएंगे। तो इसके हिसाब से जो हमारा उद्देश्य होता है उस हिसाब से हम शिक्षा अनुभव प्रदान करते हैं बच्चों को। और फिर जब शिक्षा अनुभव वास्तविक शिक्षा का कार्य जब हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि विद्यार्थियों में व्यवहार में उनके क्या परिवर्तन आए, और यह परिवर्तन जानना एक अध्यापक के लिए, एक छात्र के लिए, और इसके साथ साथ समाज के लिए और विशेष रूप से उसके अभिभावक के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको याद होगा पहले जो बोर्ड परीक्षा के जो एग्जाम का जो रिजल्ट आता था वो पेपर में छपता था। तब इंटरनेट का जमाना नहीं हुआ करता था, तो हम पेपर वाले रिजल्ट वाले हैं। जब पेपर में रिजल्ट छपता था तो आपको पता होगा कि जिस दिन रिजल्ट आना होता था आपकी धड़कन कितनी बड़ी हुई होती थी, क्या होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता था? इसलिए क्योंकि हमारे पर बहुत दबाव होता था, बहुत ज्यादा बोझ हम महसूस करते थे। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में जब भी हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, और हम उसके बाद ध्यान देते थे कि हमारा जो शिक्षा अधिगम हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है और विद्यार्थियों में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आप तो भविष्य के शिक्षक हैं, अंडर प्रोसेस है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि नई शिक्षा नीति जो आई 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको हम कह रहे हैं, इसमें मूल्यांकन के लिए क्या कहा गया है। हमारी पुरानी प्रक्रिया क्या थी मूल्यांकन की, और हम जब शिक्षक बनते स्कूलों में जाएंगे तो हमारा मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, ठीक है। जैसा कि आप टॉपिक को देख ही पा रहे हैं, शिक्षा अधिगम एवं मूल्यांकन में नवाचार, इसी की चर्चा मैं कर रहा था आप लोगों को कि जब शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी होती है तो सबसे पहले हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर अधिगम क्रियाएं करते हैं, जो भी हमारी अधिगम क्रियाएं होती हैं। इसके पश्चात व्यवहार परिवर्तन जो होता है उसका आकलन करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया में। सब ये तो मूल्यांकन प्रक्रिया की बात हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो आधारभूत सिद्धांत है जिन पर पूरी नीति टिकी हुई है वो क्या है, और विशेष रूप से मैं फोकस करना चाहूंगा ऐसे विषयों पर जो कि मूल्यांकन से संबंधित है, क्योंकि हमारा विषय मूल्यांकन का है। तो इसलिए मूल्यांकन में सबसे पहले देखिए, इसमें आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति फोकस कर रही है कि हर बच्चे की विशेष क्षमताओं को स्वीकृति करना, उसकी पहचान करना और उसकी विकास हेतु प्रयास करना। साइकोलॉजी, आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते होंगे तो व्यक्तित्व की परिभाषा में आप देखते होंगे कि आप एक व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व यूनिक होता है। ऐसे दो व्यक्तियों को संसार में खोजना मुश्किल है जो हर मामले में जिनका व्यक्तित्व एक जैसा हो। तो हर बच्चा यूनिक है, तो जब हर बच्चा यूनिक है तो हर बच्चे को अलग अलग टीचर उपलब्ध कराना भी हमारा संभव नहीं, क्योंकि हमारा प्यूपिल टीचर रेशियो जो है वो 125 का है। तो 25 बच्चे में कम से कम एक शिक्षक होना आवश्यक होता है।
लेकिन जो एआई का भी जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो चैट जीपीटी का जो जमाना आ रहा है, एआई का जो जमाना आ रहा है, तो इसने ये कह दिया है कि अब हम लोग प्रत्येक बच्चा अपनी पर्सनल लर्निंग करेगा, उसका खुद का लर्निंग स्टाइल है। क्या कहा गया शिक्षा नीति में कि लचीलापन होगा, अलगाव से मुक्त होगा। अलगाव मुक्त के लिए क्या कहा गया है? पहले आप जैसे जब आप हाई स्कूल में आते थे, आज तक तो आपको पता नहीं चलता था कि सभी बच्चे एक जैसे लगते थे, एक जैसा उनका सिलेबस होता था, एक ही शिक्षक पढ़ाता था। जैसे आप 9th क्लास में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आर्ट का बच्चा है, ये साइंस का बच्चा है, ये कॉमर्स का बच्चा है। फिर आप इंटरमीडिएट में जाते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहा है कि बायो से पढ़ रहा है कि मैथ से पढ़ रहा है, तो इस तरह से बंटवारा होता है। आर्ट के बच्चे विभिन्न प्रकार से अपने आप को हीन महसूस करते थे कि वो तो साइंस वाला है, मैं आर्ट वाला हूं, तो ऐसा अलगाव देखा जाता था। और माता पिता भी उसी बच्चे को प्यार ज्यादा करते थे जो साइंस पढ़ता था। हम लोग को साइंस पढ़ने का मौका तो नहीं मिला। तो ये अलगाव की जो बात है, जो बच्चों में जो समान अलगाव की बात है, इसको खत्म करने की प्रक्रिया एनपी ने शुरू कर दी है कि कोई भी बच्चे को इस तरह से नहीं पहचाना जाएगा कि वो आर्ट स्ट्रीम का है, साइंस स्ट्रीम का है कि कॉमर्स स्ट्रीम का है। तो अलगाव नहीं होना चाहिए। समग्र शिक्षा की अभी मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। कहा गया कि अवधारणात्मक समझ की जोड़ होनी चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली क्या है कि रटने में बल देती है। आप सभी लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हैं कम से कम, तो ग्रेजुएशन में पहले का जो परीक्षा पैटर्न होता था उसमें क्या होता था कि साल भर आप पढ़ाई करते थे, फाइनल एग्जाम होता था, 10 क्वेश्चन आते थे, 5 करना होता था। और जिसने अच्छे से 5 क्वेश्चन रट लिया, जिसकी राइटिंग ठीक ठाक है, जो परीक्षा को मूर्ख बनाना जानता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो उसके नंबर अच्छे आ जाते थे। तो इस पर फोकस करने की बजाय अब फोकस किया जा रहा है कि बच्चे में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उसका कैसा होना चाहिए और भावनात्मक समझ उसकी कैसी है, इस पर फोकस करना है। इसका क्रिएटिव, रचनात्मक, लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर। ऐसा नहीं कि अगर उसको किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कहा दिया जाए तो फिर रट करके जाए। कभी कभी वो अगर मान लीजिए कि किसी लेक्चर को रट रहा है जहाँ पे स्त्री ने किसी ने कहा है तो वो कहती हूँ कह दे रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहती हूँ कहाँ कहना है, वो कहता हूँ कहाँ कहना है। तो इस तरह की रचनात्मकता को हमें बढ़ावा देना है कि किसी भी टॉपिक पर अगर हमको बोलना है तो इस तरह की हमारे अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। हमें ये बच्चे को ना बताना पड़ेगा कि पेड़ की पत्ती का रंग हरा होता है, वो रट रहा है एग्जाम में, हरा होता है, हरा होता है, देख करके उसको नहीं पता चल रहा है कि हरा होता है, रटना पड़ता है। फिल इन द ब्लैंक जैसे रटा जाता था। जो आज का टॉपिक है, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो बार बार, हालांकि जब एक चीज यहाँ पे और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इवैल्यूएशन का, तो ये जो नीति बनी, कोई एक बार में कोई नया एकदम नवाचार ला करके इसमें नीति नहीं रख दिया गया। जो प्रोसेस पहले से चल रहा था, जो उसमें कमियां थी, उसमें कुछ सुधार पहले से हुए थे, कुछ सुधार अपेक्षित थे, उसी को एक समग्र रूप में हमारी नीति प्रस्तुत करती है। तो इसमें कहा गया है कि फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन समेटिव असेसमेंट दैट एनकरेज टुडेज कोचिंग कल्चर। तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि फाइनल एग्जाम होता था साल भर में एक बार। तो चूंकि आज हम लोगों को जो आज का जो चर्चा का विषय है, वो मैंने एग्जांपल दिया था आपको डिग्री कॉलेज में किस तरह से एग्जाम होते थे, माध्यमिक एग्जाम किस तरह से होते थे। एग्जाम जाने के पहले जो दही चटाने की परंपरा थी कि बच्चा हमारा टॉप करे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि हम क्या करते थे, हाई स्कूल में जब होते थे तो 6 सब्जेक्ट जब पढ़ते थे तो हमारा मेन फोकस इस पे होता था, इंग्लिश पढ़ लो, रट लो, साइंस की ट्यूशन कर लो, कोचिंग कर लो, मैथ की ट्यूशन कर लो, कोचिंग कर लो, बाकी हिंदी और सामाजिक विज्ञान तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। ये कल्चर आज भी है, कुछ कम या ज्यादा। तो ये कल्चर क्या है, ये कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कल्चर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यांकन शब्द का जिक्र कम से कम 54 बार किया गया।
55 54